नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी कठपुतलियाँ। सुगना जब जब कोठरी के अंदर बाहर जाती, दरवाजे के पीछे लटकी कठपुतलियाँ उससे टकरा जाती, उसे रोकती। अपनी कजरारी तीखी फटी फटी आँखों से चमाचम गोटे के लहंगों वाली रानियाँ, नर्तकियाँ और अंगरखे साफे वाले आके बाके राजा महाराजा और घोड़े पर सवार सेनापति, ढोलकी वाला विदूषक और सारंगी वाली उसकी साथिन, दीवाना मजनू और नकाब वाली उसकी लैला। कभी सुगना उदास होती तो इन कठपुतलियों का एक साथ ढेर बनाकर ताक पर रख देती और सांकल लगाकर गुदड़ी पर ढह जाती। कभी गुस्सा होती तो जोर से झिंझोड़ देती सबके धागे, कुछ मटक जाती, एक दूसरे में अटक जाती। किसी नर्तकी की गर्दन उसी के हाथों में उलझ जाती। कोई राजा डोर से टूट मुंह के बल गिरा होता। ढीठ मालिन टोकरी समेत उसके ऊपर। प्यार आता तो उनके धागे सुलझाती, टूटे जेवर ठीक करती, उधड़े गोटे झालर सीती या नए कपड़े बनाती। कभी कभी वो अपने हाथ पैर देखती तो उसे लगता उनमें भी एक अदृश्य डोर बंधी है। उसे महसूस होता कि ये जो वक्त है ना, 9 से 4 बजे का, वो 2 प्रस्तुतियों के बीच पर्दा डाल के मंच के पीछे लटका दी गई कठपुतलियों के आराम का समय है। अब होती है कुछ दीवानी कठपुतलियाँ, देह के साथ साथ मन भी पसारने वाली। वो भी वैसी ही एक बावरी कठपुतली है जो डोरों से मन को विलग कर नया खेल रचती है। सूत्रधार की समझ से परे का खेल, कुछ मौलिक, कुछ अलग, जो जीवन का विस्तार दे, जिसमें उसकी अलग भूमिका हो। इंतजार करती बीवी, बच्चे पालती माँ से एकदम अलग, अपनी देह गंध से बौराती, अपने मन से संसर्ग का साथी चुनती, एक आदिम औरत की सी भूमिका। वो इन अनचाहे रिश्तों के डोरों से उलझ कर थक गई है। ये रिश्ते जो उसके खून तक के नहीं हैं, उसके खून के रिश्ते तो कहीं दूर छिटक कर गिर गए हैं। छोटका भाई याद आता, किसी और द्योढ़ी नाते बैठी माँ याद आती, ऐसी द्योढ़ी जहाँ से उसे कभी कोई बुलावा नहीं आने वाला। बापू होता तो उसकी कोई तीज यूं सासरे में बीतती। कितना हंसी थी उसकी सहेलियाँ जब उन्हें पता चला कि उसका ब्याह गांव-गांव जाकर स्कूलों, मेलों और त्योहारों, शादी ब्याह में कठपुतली का खेल दिखाने वाले के साथ तय हुआ है। तुझे भी नचाएगा वो लंगड़ा कठपुतली बनाकर, कहकर उसकी पक्की सहेली रुनकी हंसते हंसते रो पड़ी थी। धाक धिना धिन धा, ची ची ची, अब आ रही है तुर्क के तैमूर लंग की सवारी, चूं चूं धिन धिन धा। बापू तो कहीं और बात तय कर गए थे। वो जोगेंद्र था, 10वीं फेल था, जींस की पैंट और लाल कमीज पहनता और धूप का चश्मा लगाता। सब जोगी कहते, पर उनके आंखें मूंदते ही लेन देन की बात पर बाई ने 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूट गया तो जहन में गूंजता नाम भी पीछे छूट गया। 13 साल की सुगना बाई का ब्याह 30 बरस के अपाहिज और विधुर कठपुतली वाले राम किशन से हो गया। सुगना के सपने में पैर कटी कठपुतलियाँ आने लगी। बापू के मरने के 2 साल के अंदर ही उसकी बाई खुद जाके पास के गांव के एक खेती किसानी वाले दूसरी जात के आदमी के घर नाते बैठ गई थी और अपने संबंध की जल्दी में सुगना का गौना 15 साल की होने से पहले ही कर दिया। बिना सगुन साथ लगभग खाली हाथ भेज दिया सासरे। जमीन घर सब बेच के छुटके को लेकर वो चली गई। घूंघट में से ऊंट गाड़ी से उतर कर चलते हुए राम किशन को देखा था। बलिष्ठ देह के होते हुए भी एक पैर पोलियो की मार ने पतला कर दिया था, सो एक हाथ घोड़े पे टिका के हचक हचक कर चलता था। यूं साइकिल भी चला लेता था। एक पैर से तेज तेज पैडल मारता, दूसरा पैर सहारे के लिए दूसरे पैडल पर बस जरा सा टिकाता। ये छोटा पैर पहुंचता भी नहीं था दूसरे पैडल तक, पर साइकिल की गति में कमी नहीं आती।
15 बरस की सुगना, 7 और 4 बरस के बंसी और नंदू, जिनकी वो माँ बन गई थी। तोते की तरह माँ बाई रटते नंदू बंसी। वो सोचती कि वो और उसका छोटका भाई तो बाई के सगे बालक थे। जब वो बाई के आगे पीछे माए या बाइये कहते हुए घूमते तो बाई कितना रिस जाती, चिल्लाती, चुप। सुगना खींचती नहीं थी पर सुनती भी नहीं थी। वो सोचती कि ये मुझे नहीं, बादलों के पार जाके बसी अपनी माँ को पुकारते हैं अभागे। सहज और अनुभवी राम किशन ने कोई जल्दबाजी नहीं की इस उन्मुक्त आत्मा को बांधने में। राम किशन कठपुतलियों के डोरे कसने में माहिर था, पर ये कठपुतली तो अद्भुत ही थी। दिन भर तो सोती, रात में भी 8 बजे ही सो जाती। रीत के चलते 7-8 दिन तो सास ने घर का काम संभाला। 9वें दिन मेहंदी फीकी होते ही सास चली गई अपनी ढाड़ी पे। सुगना पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा। किसी तरह वो कच्चा पक्का खाना बनाती, हाथ जलाती, छाछ ढोलती, साबुन 2 दिन में ख़त्म कर डालती। टाबरों को देर में चाय मिलती तो स्कूल छूट जाता। राम किशन ने धैर्य नहीं खोया, खुद जल्दी उठकर आधे काम निपटा देता। दोनों टाबरों को स्कूल छोड़कर अपना खाना बांध के नई कठपुतलियों के सुलझे डोर साइकिल में लटकाता और लंगड़ाते हुए साइकिल पर उचक के बैठता और 9 बजे किसी गांव, मेले या फिर सम की ढाणी में टूरिस्टों के ढेरों की राह लेता। सुगना की हंसी बहुत मोहक थी। उसकी हंसी को डस लिया था शतरंज के घोड़े की तरह टेढ़ी चाल चलने वाले सर्प ने। सुगना अपने आप में एक प्राकृतिक मरुस्थलीय सौंदर्य से भरा पूरा दृश्य थी। रेतीले ढोरों से उड़ती ढहती देह की लहरें, लंबी कदकाठी, सुता हुआ पेट, उस पर गहरे कुएं सी नाभि, मीलों दूर से सिर पर एक के ऊपर एक 3 गगरियां उठाकर लाने के अभ्यास से चाल की धस देखते बनती थी। लंबी पतली आंखों में काजल की खिंची हुई लकीर जहां जाकर खत्म होती थी, वही टिके थे गोदने के 3 नीले बिंदु। रूखे भूरे केशों में लगी चमकीली रंगीन चिमटियां, आगे के बालों में चोटी में गुथा गया लाख का बोरला, पीछे चोटी में गीलट की चेन और घुंघरू वाली चोटी पीन। कस के बंधे बालों को भी उड़ा लिए जाती थी मरुधरा की बावरी हवा। चेहरे पर आ जाते बाल वो खींच जाती। बात देह ही की तो नहीं थी, मन भी उसका हरा भरा नखलिस्तान था। कम बोलती, हंसती ज्यादा। अतिरिक्त संवेदना उसके मन को आर्द्र करती थी, इसलिए बात बात पर आंसू की झड़ी लग जाती। इसी अतिरिक्त संवेदना के चलते वह रूंखड़ों पंछियों और डांगरों से बातें करती। उसे चिड़ियों की आवाज पार्श्व का स्वर नहीं लगती थी, दृश्य का मुख्य स्वर लगती थी, और वो जब तब इस लोक से कट जाती। आकाश के रंग देख वो भूल जाती कि वो धरती पर खड़ी है। घर उसे काटने को दौड़ता। वो हर 2 मिनट में खुले की ओर भागती। कोठरी और रसोई से निकलकर घर की रसोई से भला उसे घर के आंगन में लगा इकलौता खेजड़े का पेड़ लगता। वो आटे की परात, काचरियों, फलियों और हरी साग और दराती लेकर वो पेड़ के नीचे बने इस चौतरे पर आ बैठती और खाना बनाने की पूरी तैयारी यहीं करती। लगन के तुरंत बाद मेहंदी छूटते ही पहला जो काम उसने किया वो यही था कि एक पक्की एक कच्ची कोठरी वाले घर के आंगन में लगे इस खेजड़े के पेड़ को चारों ओर भाटे लगाकर, चूना गारा थोप कर, ऊपर से लीप कर उसने गोल सुघड़ चौतरा बना लिया था। खेजड़े पर पंछी आते तो वो खुश हो जाती। मटके के टूटे पेंदे में पानी भर के टांग दिया था। खेजड़े की एक डाल पर प्यासे पंछियों के लिए मुट्ठी भर बाजरा आंगन में बिखेर देती तो वे चहचहाते हुए नीचे उतर आते। बंसी का बापू हंस दिया था उसकी इस हरकत पर। तब उसने उसकी तरफ पहली बार घूंघट हटाकर उसकी ओर देखकर हंसकर कहा था, इस घर को अपना बना रही हूँ। उसी रात उसने अपना आप बिना नखरों के उस 30 बरस के मनक को सौंप दिया था। सुगना बहुत डरपोक थी। वो माँ बनने से डरती थी। उसकी चिंता का समाधान राम किशन ने कर दिया था। बंसी की पहली माँ के सामने ही ढाड़ी में जैसलमेर के डाकदर नरस आए थे। कैंप लगा था। जिसके 2-2 टाबर थे,
सबकी नसबंदी कर दी, जोर जबर करके, पुलिस का डर दिखा के। और आप? हाँ, पर डॉक्टर साहब कहते थे कि ऑपरेशन उलट भी सकता है। ना, मत उलटवाना, बंसी नंदू है तो बच्चे दो ही अच्छे। सुगना हंसी तो उसकी नाभि में एक गहरा भंवर पड़ गया। सुगना और राम किशन की गृहस्थी पटरी पर आ गई थी। राम किशन गांव गांव भटकता, तब कहीं गृहस्थी का और बालकों के स्कूल का खर्चा चलता। उसे ऐसा लगता जैसे वो काठ की पुतली बन गई है और अदृश्य डोरे राम किशन ने सुघड़ता से बिना उसे महसूस करवाए बांध ही दिए थे। गृहस्थी के कामों को अब वो एक लय में कर डालती है। वो अब छाछ कम ढोलती, हाथ कम जलाती, साबुन बचा बचा कर इस्तेमाल करती। धरती की बहुमूल्य देन से विहीन इस गांव में आकर पानी के छपाकों से मुंह धोने की आदत छोड़ दी। बूंद बूंद पानी बचाती। टाबर माएँ बुलाते तो बिना चिहुके यंत्रवत समझ लेती। टाबरों को समय पर बाजरे के रोट और गुड़ का नाश्ता करा। उनके दिन का खाना कागज में लपेट कर स्कूल का बस्ता थमाकर वो घर से भेजती और किवाड़ मूदती तो ऐसा लगता कि अब जाके उसके डोरे ढीले हो गए हैं। अब सुगना नाम की कठपुतली के शांत लटके रहने का समय है, दो प्रस्तुतियों के बीच का समय। वो धम्म से गुदड़ी पर सुन्न होकर पड़ जाती, अपने वजूद को, अपनी देह को हाथ से टटोलती, सोचती उलझती, लेकिन समझ नहीं आता रात किस मुहाने पर जाकर उफन पड़ी थी। वो कि राम किशन एकदम कुंठित हो गया और छिटक गया उससे दूर। पहले देह जब शांत नदी सी पड़ी रहती थी तो वो मीलों तैर जाता था। अब वो नैसर्गिक आकांक्षाओं से भरपूर नदी में बदल जाती है और इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रसन्न प्रछन्न क्षमताओं से परिपूर्ण होकर बहती है। प्रबल प्रगल्भ जो राम किशन के लिए मुश्किल हो जाता है। इस उफनती नदी को बाहों में भर कर तैरना। बहुत डरपोक थी सुगना, इस बात से भी डर गई। उसने खुद को काट कर लिया। अब राम किशन चाहे जैसे नचाए, वो जब त्रिपित की डकार लेता तो वो जूठन के इधर उधर गिरे टुकड़े समेट भूखी उठ जाती। फिर भी जिंदगी तो चल ही रही थी। राम किशन अपने कर्तव्यों से कहीं पीछे न हटा, न सुगना ही ने हार मानी। बंसी नंदू उसे सगी माँ से ज्यादा चाहने लगे थे। सब कुछ ठीक ही चलता तो कठपुतली वाले राम किशन की लुगाई सुगना की कहानी चार दिशाओं में क्यों भागती। धड़ी धोरे, टाबरों और सासरे वालों के चलते सुगना यूं अकेली पड़ जाती। वो गई ही क्यों कुलधरा के उन खंडहर मकानों और मंदिरों की तरफ। उस दिन भी टाबर स्कूल भेजकर सुगना धम्म से कठपुतलियों वाले कोने में गुदड़ियों के ढेर पर ढह गई थी। ऊपर कठपुतलियां हिलती डुलती लटकती रहीं। इन कठपुतलियों का पहरा नहीं मानती वो। बाकी वक्त तो एक पहरा सा वो स्वयं पर महसूस करती ही थी। उसे लगता कि उसकी आत्मा तक पर कुछ जोड़ी आंखें गड़ी हैं, लेकिन यहाँ इस कोने में कठपुतलियों की फटी फटी कई जोड़ी आंखों से स्वयं को ढककर वो अपनी कांचली ढीली करती और देह के इस स्वस्थ मरुस्थल के बियावा धोरों की लहरों पर आंख मूंद कर भटकती। अजीब अजीब सपने देखती। जब आंखें खुलती तो धूप आंगन के बीचों बीच खड़ी उसे पुकार रही होती, बीदड़ी, पानी, धापुरी बाई। उस दिन उसे देर लग गई किवाड़ खोलने में। कांचली के उलझी डोरी सुलझाकर कसते कसते आंख लग गई थी मासा। आज तो पानी खत्म। गैला हो गया राम किशन जो इस जोबन की मारी को ब्याह लाया। दिन चढ़े कोठरी बंद कर पता नहीं क्या करती है। एक वो थी कौशल्या, 5 बजे ही 3 कोस दूर पानी के लिए निकल जाती। बुढ़िया की गालियां खाती वो इडोड़ी चरू चरी मटका लेकर अकेली भागी पानी मिलने के अनजान लक्ष्य की तरफ। अपनी ढाड़ी का कुआं और ट्यूबवेल तो पिछले बरस ही सूख चुका था। पास की ढाड़ी में लगा सरकारी नल कब से बंद हो गया होगा। वो भागी पिछले दिन जहां धापू उसे साथ लेकर पानी लेने ले गई थी, कुलधरा के खंडहरों की तरफ। उस सूनी बावड़ी की दिशा में पानी से छल छल करती उस 4 मील दूर की बावड़ी की तरफ तो मुसीबत आने पर ही गांव की कोई ही लुगाई जाती है। वो भी इतनी धूप चढ़े तो कोई नहीं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा वो हड़बड़ाती हुई बावड़ी पर पहुंची। दोनों चरूचरी मटका भर लिए। ठंडा पानी देख नहा लेने का मन हुआया। 3 दिन हो गए थे नहाए।
रामकिशन तो बहुत कहा सुनी होने पर 7 दिन में एक बार रात के बचे 2 लोटे पानी से नहाता है। कहता है, सुगनी पानी मत ढोलते ज़्यादा, यहाँ हमारी ढाणी में रेत से ही इंसान का रिवाज है। बताया ना, सुगनी बहुत डरपोक है, बात बात पर ठंडा पसीना बहाती है। सर पर साए साए करते बड़ के पेड़ और उसकी लटकती जटाओं से डर गई। जैसे तैसे लुगड़ा हटाकर लहंगा और कुर्ती पहने पहने एक चरु अपने ऊपर उल्टा और नहा ली। पानी पर पड़ते अपने हिलते डुलते प्रतिबिंब को देखकर उसे मालन कठपुतली याद आई। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। रामचंद्र उस शोक कठपुतली को नचाता हुआ बड़ी सुरीली तान में गाता है। वो भी गुनगुनाने लगी। प्रतिबिंब फिर हिला। उजाले में अपनी देह देखे बरसों बरस हो गए। घाघरा ऊंचा कर पैर देखे, गेहुआ पैर, सुनहरे रों वाली पिंडलियां, पानी की धाराओं से टपकती देह को सुखाने पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर बैठ गई। पल भी तो न बीता था कि धप से पीठ पीछे कोई गिरा। सुगनी की चीख हलक में, अर डाकी बंदर है कि कोई भूत। उसका कलेजा छाती फाड़ कर बाहर ही आने को था। ओढ़के कोनी कही, पहचानती नहीं है क्या? मनक माणस की भारी आवाज सुन सुगना ने झटगीला घूंघट काट लिया। कुण ऐ सुगना, भूल गी के जोगी जोगिंदर। अब वो उठ खड़ी हुई, हठात घूंघट हटा दिया। वही जीनस की पैंट, गोरा चेहरा, बलिष्ठ बाजू। यहाँ अंग्रेजों को कुलधरा दिखाने लाना था ना? गाइड की लाइन पकड़ ली है। जैसलमेर किला में अपना ऑफिस है, दूर से पहचान लिया था मैंने, पर तूने नहीं पहचाना है? सुगना ने मुंडी हिला दी। भीगी हुई देह पर चिपके लुगड़े को बार बार खींच रही थी। और घर में सब ठीक, टाबर टूबर? उसकी देह पर बार बार तितली सी जा बैठती नजर को हटाकर मुंह फेर कर औपचारिक हो गया जोगी। हाँ, तू नहीं बदली, वैसी है। मैं? सुगना ने ध्यान से जोगी को देखा। गबरू, एक ही शब्द निकलकर आत्मा पर जा बिधा। वो उठ गई और चरु मटका उठाने के लिए हल्का घूंघट खींच सर पर इडोरी रखकर जोगी को उठवाने के लिए इशारा किया। जोगी ने मटका कलसी और चुरु सुगना के सिर पर रखी। इडोनी पर आहिस्ता से एक एक कर रखे। वो नाक ते घूंघट निकाले, पलके झुकाए एक सुनिश्चित ताल में लहराती सीढ़ियां चढ़ गई। जोगी हतप्रभ देखता रह गया। रेतीले टीबों वाला छोटा रास्ता पकड़ने को उसके पैर जितना जल्दी चलना चाहते, मन उतना पीछे को लौटता। बाई गाली गलौज के साथ झगड़ी न होती, लेन देन की बात पर जोगी का बाप न अटका होता, तो जोगी उसका पति होता। उसकी पक्की सहेली रुनकी ने कहा तो था, सुगनी मैंने सुना रामकिशन ने 2000 उल्टे तेरी बाई के ही हाथ पे रखे हैं। तभी तो जोगी जैसा बांका जवान छुड़ा के लंगड़ा रामकिशन, उसे स्वयं पर गुस्सा आया। विरोध क्यों नहीं किया माँ का? काठ की पुतली ही रही रे तू सुगनी। अंग्रेजों को बस में बिठा के मिलता हूँ। वो पीछे दौड़ कर आया। सुगना का चेहरा तटस्थता से पथरीला हो रहा था। वो कुछ नहीं बोली तो नहीं ही बोली, बस एक नज़र भर उस ओर देखा और गहरी सांस ली। जोगी की आंखों की परिधियों से कोई जंगल शुरू हो रहा था। एक छवि उभरी, किराए की तलवार लटकाए, मूड़ बांधकर घोड़े पे बैठा जोगी, या फिर दूध हल्दी भरी परात में अंगूठी खोजते 2 जोड़ी हाथ, उसके घूंघट पर पड़ती उस उद्याम पौरस की छां, पुराने तेल पिए काले काठ के पलंग पर रेशमी बिछौना, आले में रखा दिया, बालों भरी छाती जो उसकी सफ़ेद कमीज के खुले बटन से झांकती। बस अभी देखी है। रेगिस्तान की जलती रेत पर 3 गागर उठाए चल रही थी वो, और मन की केसरिया क्यारियों में अपूर्ण इच्छाओं के जामुनी फूल एक एक कर खिले जा रहे थे। चांदनी बिछ गई थी पैरों में, सर पर जैसे बादल रखे थे। उसकी गेहुआ देह अपने ही पसीने से लथपथ हो गई थी। आधा कोस चलकर ही अचानक पश्चिम की तरफ से आसमान का कोना धुंधलाया। उसी कोने की धरा से रेत ऊपर को उठी, मानो नीले आसमान ने जबरन धरा को बाजुओं में भरना चाहा हो और महज गुबार हाथ आए हों। जब वो बावड़ी से चली थी तो आधी के कोई आसार नहीं थे। साफ आसमान से देह को झुलसाती धूप बरस रही थी। हवाओं की चीख से
रेत में जाने कहाँ जड़ धसाए खड़े, खेजड़े के पेड़ कांपे। कुलधरा गांव के दूर तक फैले खंडहरों के पत्थर तक सहम गए। बौरा गई थी हवा, बगुले ही बगुले गोल गोल चक्कर काटते। धापू सही कहती थी, ये जगह भूतहा है। आंखें किरकिरी हुईं, फिर चेहरा, होठ, यहाँ तक कि सांसें और भीगी हुई जुबान तक किरकिरा गई। सुगना एक ठूंठ से खेजड़े के नीचे ठिठक गई। चरु कलसी नीचे मोटे भाटे के सहारे टिका दिए। सर से लुगड़ा उखड़कर फरफराने लगा। कुर्ती कांचली में अटका छोर टूट गया। बस घाघरे में अटका छोर छुड़ा पाता तो वो लुगड़ा तेज हवाओं के साथ कहीं परदेसी जा उड़ता। गुलाबी छीट का लुगड़ा, किसी मूमल का या किसी मारू का। उसने उसे खींच कर मुंह पर लपेट लिया। पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई। सामने वाले धोरे से 2 ऊंट वाले आनन फानन में उतर रहे थे। सुगना ने मुंह फेर लिया। एक भेड़ चराने वाला किशोर चरवाहा उसी के पास आ खड़ा हुआ। उसकी भेड़ के पास गोल झुंड बनाकर गोले के केंद्र में मेमनों को रख मुंह छिपाकर अनुशासित हो बैठ गई। तेज चक्रवात से रेत की लहरों में हुई उथल पुथल ने न जाने कितने रेतीले रेंगने वाले जानवर निकलकर लंबी घास की तरफ भागे। एक टेढ़ा मेढ़ा रेंगने वाला लहरा कर चलता रेत का पीला सर्प भेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ा। भेड़ों का शांत झुंड उठकर मिमियाने लगा। किशोर चरवाहा आधी में ही अपनी भेड़ों को पुकारता इधर उधर भागने लगा। वो दोनों ऊंट वाले न केवल उस मासूम पर हंसने लगे, उसे लेकर भी अश्लील बातें करने लगे। वो स्तब्ध खड़ी थी, बुरी तरह आशंकित। अचानक 2 बाजुओं ने उसे खींचकर उसे पेड़ से दूर किया। वो पीला सर्फ खेजड़े की डाल पर अटका हुआ लटक रहा था। उसकी चीख निकल गई, चलो यहाँ से। धुंधलके में उसने देखा जोगी था। जोगी पर कहाँ? कहीं भी नहीं। आधी थमते ही घर का रास्ता लेना है। अरे गैली हुई है क्या? इन ऊंट वाले स्मगलरों के साथ यहाँ अकेली तूफान में क्या करेगी? वो उसके चरी मटके उठाकर चलता गया। सुगना पीछे पीछे अनजान पगडंडियों पर चलते चलते वे ढेर सारे नीम के पेड़ों से ढके सुनसान पड़े एक भैरू बाबा जी के मंदिर के खंडहर तक पहुँचे। ये जगह ठीक है सुगना, चल यहीं इंतजार करें, आधी थमने का। वो उसका हाथ थाम ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं अंग्रेजों को बस में बिठा ही रहा था कि आधी शुरू। मैं समझ गया कि तू फंसी होगी इस पीली आंधी में। सुगना की सांस अब तक तेज चल रही थी। जोगी की आंखों का जंगल करवटें ले रहा था। जहाँ घनी लताएं थीं, बहता पानी था, भागते कस्तूरी मृग थे। एक अपनी खुशबू थी जंगल की। भूख जग आई थी। सुबह से खाया ही क्या था। पास के झाड़ से टीमरू तोड़ने लगी। जोगी तूफान से नीचे गिर पड़े शहद के छत्ते की तरफ बढ़ा। मक्खियाँ अब तक भिनभिना रही थीं। ए, मत खा ये जंगली फल, ले ये शहद। जोगी के हाथ में एक टूटे छत्ते का खोखल था जिसमें से शहद टपक रहा था। खा ना, ये वनमाखी का काढ़ा हुआ नीम का शहद है। वनमाखी जितना तेज काटती है उतना मीठा शहद बनाती है, पर यह मीठा शहद पीछे से एक तीतापन छोड़ जाता है। आंधी तो रुक गई थी, मगर शहद और तुलसी दोनों के मिश्रित स्वाद के लालच की एक ही डोर से दोनों बंधे रह गए। सुगना के अंदर की कठपुतली सांस लेने लगी थी। जोगी ने वो छत्ते का टूटा खोखला हाथ से ऊंचा किया और सुगना के सूखे होठों पर शहद की टपकती धार डालने लगा। उसके होठ शहद से भीग गए थे। खोखल से शहद जगह जगह से टपक रहा था। चेहरा, गर्दन, कांचली के गले की काट का वो छोर, जहाँ से फिर जंगल। जोगी बेशर्मी से हंसने लगा। शहद का छत्ता, एक घना जंगल, गले में किरकिराती रेत, अनगिनत पगडंडियाँ, घने जंगल में छिपा झरना। खुलकर भूख लगी थी। फिर टिमरू तोड़ के खा लिए सुगना ने पास की झाड़ से। जहरीले थे या नहीं, वे जंगली फल नशीले जरूर थे। सुगना का होश खोने लगा। उसके बिवाई फटे पैर के अंगूठे को चूम ही रहा था जोगी कि उसे जोर की उबकाई आई। जोगी ने घबराकर उसके गले में अपनी 2 उंगलियां डाल उल्टी करवा दी। मना किया था ना टिमरू, जंगली टिमरू में फर्क होता है। तुझे सुग घिन नहीं आती? कभी पैर का अंगूठा, कभी मेरी उल्टी। तुझसे सुग, तू तो केवड़े का झड़ है।
कंटीला मगर महकता हुआ सुगंध से एक बार सुगनी बस गलती हो गई कि तुझे भगा के नहीं ले जा सका। अब तुझे नहीं छोड़ना है। क्यों? तेरा भी तो ब्याह गौना हुआ है, मैंने सुना। वो अपनी जगह रहे, सासरे में। तुझे जैसलमेर रखूंगा। कस के घने बालों वाली छाती से उसे चिपकाता रहा जोगी, जिसके छाती के बालों के डंक पूरी देह पर लेकर लौटी थी सुगना। शहद और डंक दंस की एक तिछड़ता देह दुखा रही थी। वही शहद का तीतापन दंस लगे हिस्सों पर जलन पैदा कर रहा था। जब वो घर पहुंची, रास्ता ढूंढती हुई और रेत से किरकिराता हुआ पानी मटकों में लेकर, तो बहुत देर हो चुकी थी। सांझ ढलने को आई थी। दोनों टाबर बस्ता बाहर ही छोड़कर भूखे प्यासे रेत में खेल रहे थे। उसे देखते ही बाई कहकर लिपट गए। साइकिल बाहर खड़ी थी, जिसके हैंडल में उलझी हुई रेत भरी कठपुतलियां यूं ही लटकी हुई थीं। उन्हें उतार कर कोठरी तक में नहीं रखा गया था। रामकिशन आंगन के चूल्हे से जूझता हुआ हांडी में बाजरे की राबड़ी पका रहा था। बहुत ठंडी आवाज और लाल आंखों से उसने पूछा, कहाँ रह गई थी? कुलधरा की तरफ पानी लेने गई थी। रास्ते में तूफान आ गया, फिर रास्ता भी भूल गई। सच में ही तूफान आ गया और रास्ता भूल गई? उसके कहे में सच में व्यंग था या सुगना ही दूसरा व्यंजित अर्थ पकड़ रही थी? कुलधरा, वो भूतैली बावड़ी, पागल हुई है क्या? किसने बताया तुझे उधर का रास्ता? धापू। धापू? वाह हरी धापू की बहना, किस तूफान में फंस गई जाके तू? फिर व्यंग। सुगना का मन हल्के हल्के कांप रहा था। किसी ने देखा क्या? इसको कुछ कहा क्या? रामकिशन की अप्रत्याशित चुप्पी या फिर व्यंग से सने दो एक वाक्य सुनते सहते स्वयं को भुलाकर उसने आधी से बिखरा पूरा घर बुहारा समेटा। भीतर से वे अपने आप को भी समेटने का असफल यत्न कर रही थी। रात को टाबरों को खाट पे सुलाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने को हुई तो देखा जहां जहां शहद गिरा था वहां वहां कुर्ती का रंग उड़ गया था। कांख चिपचिपा रही थी, कान तक के अंदर चिपचिप। 3-4 लोटे पानी के भी कम थे उस चिपचिपाहट के लिए। इतना पानी क्यों ढोल रही है? रेत ही तो है, कीचड़ कादा थोड़े है। अपनी सूखी ओढ़नी से अच्छी तरह से कान के अंदर तक पोंछकर आंगन की लालटेन धीमी कर, कोठरी के आले में रखा दिया बुझाकर, दरवाजों की दरारें में कपड़े ठूंस कर वो रामकिशन की बगल में जमीन पर बिछी गुदड़ी पर जा लेटी। तमाम व्यंग बाड़ों के बीच भी रामकिशन का नीचे बिस्तर बिछाना उसे समझ नहीं आया। जब टाबरों को ऊपर प्यार से सुला रामकिशन नीचे उसकी गुदड़ी बिछा कर लेटता है तो उसका मंतव्य सुगना तुरंत समझ जाती है। उस रात रामकिशन उसके प्रति निर्मम था। उसी दौरान 2 जोड़ी शहद के रंग की आंखें और मुड़ी हुई पलकों की वो अधकुली चिलमल उस पर बिना झपे तारी न हो गई होती तो वो उस एक जंगल से कैसे गुजरती? न गुजरती उस जंगल से तो ये सरासर बलात्कार होता। सह गई वो रामकिशन की सारी निर्ममता, अपने भीतर करवटे लेते जंगल के चलते। उसने कब देखा था घनेरा जंगल? बस मीलों मील फैले मरुस्थल देखे थे। पीली और काली आंधियों में भी उन पर टिके पुराने खंडहर जैसे तैसे सांस लेते थे और इन खंडहरों में लटके वनमाखी के मीठे शहद भरे छत्ते। मीठा तो होता है इसका शहद, पर तीतापन पीछे छोड़ जाता है। यही कहता था ना जोगीड़ा। रामकिशन का गांव गांव जाकर कठपुतली का खेल दिखाना नहीं रुका, कुलधरा से उसका पानी लाना नहीं रुका। जोगी का विदेशी और देसी टूरिस्टों को कुलधरा रोज लाना कैसे रुकता? कुलधरा के रहस्यमय खंडहर अंग्रेज हैरानी से देखते, कैसे पूरा का पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। जलते चूल्हे, चलती चक्कियां छोड़, दरवाजे खुले छोड़, अनाज भरे कुठार यूं के यूं छोड़, गांव का गांव गायब हो गया। कहाँ? पता नहीं। बहुत रहस्यमय है जैसलमेर जिले का ये कुलधरा गांव। जोगी टूटी फूटी अंग्रेजी और पर्यटन विभाग के छपे पन्नों से उन्हें बताता, सर, लुक हियर मैडम, दोज विलेजर्स वर राजपूत वॉरियर्स. One day suddenly they left the village in same condition. Same.
एज यू आर लुकिंग हियर। जल्दी ही गर्भवती होने का एहसास चींटियों सा उसे काटने लगा था। राम किशन के पार्श्व में लेटे हुए उसे लगता गर्म रेत पर लेटी है वो। देह के आकार का वाष्प और तरल भरा गड्ढा भर है वो। पंडित का फिकरा गुंजाग्य, विधवा, गाभड़, ऋतुमती और ताम, छोड़ी हुई लुगाया, हमनसु आप ही उठ के चली जाओ। बुरो मत मान जो सा, भगवान री बनाई रीत है। आरती में कोई भेदभाव नहीं। आरती के टेम वापस आ सको, अपनी अपनी श्रद्धा सु भेंट चढ़ा सको। अनवरत चल रही आहुतियों के यज्ञ में पति के वामांग बैठी सुगना ठिठकी। सुगना के पेट में चक्रवात उठा। राम किशन ने मासूम मगर धारदार होने की हद तक ईमानदार बड़ी बड़ी आंखों से प्रश्न किया और पैर के अंगूठे से उसकी जांघों को कुरेद कर पूछा, क्या हुआ? वो ढीठ बन गई और राम किशन के बलिष्ठ हाथ पर अपना हाथ रखकर यज्ञ में आहुतियां दे आई। बाबा रामदेव जी के मंदिर की ही बात है वो यज्ञ। बाबा रामदेव जी का मेला भरा था। मन्नत पूरी हुई थी राम किशन की। राम किशन को जयपुर के एक लोक कला केंद्र में कठपुतली के खेल दिखाने वाले की स्थायी सरकारी नौकरी मिल गई थी। वो गांव छोड़ के जाने का मन बना चुका था। सुगना की आत्मा कटघरे में खड़ी थी, अपने आप से दरियाफ्त करती हुई। शून्य चेतना क्या उत्तर देती, हालातों की क्या समीक्षा करती। जोगी का कई दिनों से कुछ पता नहीं था। वो कई बार कुलधरा जाकर खाली हाथ लौट आई। चींटियों का कोई एक गहरा बिल खुल गया था। कहीं कच्ची पोली निष्ठा में वे दिन रात उसकी आत्मा और देह पर रेंगा करती। क्या उत्तर देगी पति को? तीसरा महीना चढ़ गया है। कैसा आलस घेरता है आजकल उसे। जरा चल कर थक जाती है। मन कहीं गहरे गर्त में डूब गया है। जाके पर देह यंत्रवत लगी रहती है काम में। जो खाती वो तुरंत उलट देती। पड़ोसन धापू कुछ कुछ समझ रही थी, कुछ राम किशन भी। दोनों के दोनों उसकी तुलना में अनुभवी। तो ये तूफान था, ऐसी गैल भूल गई थी तू। धापू, अच्छा कुलधरा के खंडहरों वाली बावड़ी का रास्ता बताया तूने। अब तू ही इसे इसकी माँ के घर पटका। इस ढोलकी का अब मैं क्या करूं? वहाँ कौन बैठा है इसका? तेरा ही बच्चा है ये। कभी प्रेशन खराब हो जाते हैं। इसके मायके में कौन है अब? माँ तो खुद नाते बैठी है किसी के। कहाँ जाएगी राम किशन ये? इसे भी बिठा दे नाते किसी के। कहना रख ले बच्चे समेत। बोल दे इसे कि चली जाए उसके पास जिससे ये ढोल गले में बंधा के लाई है। ये कौवे और कोयल वाली कहानी खेलने को राम किशन कठपुतली वाले का ही घर बचा था। रांड लंगड़ा कर वो घिसटा सुगना की तरफ। हाथ भी उठे राम किशन के सुगना की पीठ पर बरसने को, पर अगले पल ही गिर गए। साले राम किशन लंगड़े, तू आग नहीं बुझा सका इस रांड की, कहकर राम किशन क्रोध में मेड़ की झड़ती दीवार पर अपना हाथ मारने लगा। आंख से आंसू बहते थे, मुंह से लार। बात छिपी नहीं, ससुराल की ढाणी तक पहुंची। वहां आकर बवंडर उठा दिया सास ने। सुगना कहती रही ये बच्चा राम किशन का ही है, तो जाति के पंचों को इकट्ठा करके अग्नि परीक्षा की बात करने लगी सास। राम किशन जितना चाहता था कि ये मामला तूल न पकड़े, उतनी ही बात घर से बाहर आग की तरह फैल गई थी। किसी का भी हो, चाहे सुगना के गर्भ का बच्चा, वो सुगना को नहीं छोड़ सकता। ये निश्चित था कि बच्चा उसका नहीं है, लेकिन कठपुतली नचाते नचाते राम किशन जान गया था कि उसकी ये जो मायाविनी जीवंत कठपुतली है सुगना, वो मुक्त भी है, अनुरक्त भी। उसमें त्याग भी है, मोह भी। न सही सती धर्म, लेकिन सेवा है, सहिष्णुता है। उसमें जीवन है, जीवन की हलचल है, मादकता है, तो अथाह ममता भी। वो अंत तक कहता रहा, बाई रहने दे, मेरा घर उजड़ जाएगा दूसरी बार। पर सास अड़िग थी अग्नि परीक्षा को लेकर। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों के अंदरूनी हिस्से में जहां जातिगत पंचायत ही समस्त कानून व्यवस्था का काम करती है, वहां पुलिस या घरेलू अदालत का क्या काम। समाज को इकट्ठा कर अग्नि परीक्षा का ये प्रपंच सास के इशारों पर था। राम किशन कठपुतली वाला तो आज स्वयं कठपुतली था। सास चाहती थी कि फैसले के बाद ही राम किशन नौकरी पर जाए। टाबरों की चिंता न करे, वो संभाल लेगी।
ऐसी कौन सी रूपसी है सुगना? छोड़ देना, मर्द है, नाते रख लेना किसी को। बस उस रांड के प्रेमी का पता चल जाए, उससे धरवाएंगे हर जाना, पूरे 4,000। फैसला होने तक सुगना को पंचायत के एक झोपड़े में अकेले रहना था 3 दिन, शायद पश्चाताप के लिए या ठंडे दिमाग से बिना किसी प्रभाव के अपने निर्णय पर सोचने के लिए। दिन में तो धापू खाना रख जाती, रात को वो उपवास रखती, मटके का ठंडा पानी पीती। दिन भर जैसे वो सुन्न सी पालथी मार बैठी रहती, वैसे ही गर्भ का पंछी भी शांत रहता। लेकिन झोपड़ी में रात का अंधेरा जब गहरा और नीरव होता जाता और फूस के फर्श पर खेस बिछाकर लेटे हुए उसकी चेतना जाग उठती, तो गर्भ में वो नन्हा चूजा हल्के हल्के पंख फड़फड़ाता। एक नन्ही बच्ची की तमन्ना हौले से जागती। फिर उसे राम किशन की नई रची कहानी की कठपुतलियाँ याद आती जो उसने बनाई थीं, जेल में पड़ी देवकी और जोगमाया की कठपुतलियाँ। कितना भोला चेहरा जोगमाया का। रात की नीरवता में बाहर और भीतर के स्पंदन और सजग हो जाते। कभी दूर कहीं झाड़ी में मादा गोडावड़ की चूजों को दी गई पुचकार भरी झिड़की तक सुनाई देती, तो कभी विषधर की सरसराहट स्पष्ट सुनाई पड़ती और रोंगटे खड़े हो जाते। दूर कहीं किसी ढाणी में रात्रि उत्सव में बजती थालियां और अलगोजे की टेर यूं लगती जैसे पास से आ रही हो। रात की सूक्ष्मग्राही निस्तब्धता से उसका ये पहला परिचय था। वो रात भर जाग कर सब कुछ सुनती। शराब पीकर लौटे गांव के छोरों का शोर, किसी आवारा बंजारन की कामुक हंसी, सियारों की हूंक। नवंबर माह की फीकी सी सुबह थी। झोपड़े के बाहर सारा ढोली समाज इकट्ठा था। धापू उसके साथ थी। वो हैरान रह गई थी जब धापू ने बताया कि जोगी भी भीड़ में खड़ा है। उसने एक छेद से झांका। पति की आहत नज़र, प्रेमी का भयभीत चेहरा, नंदू बंसी के कुम्हलाए बदन, ससुराल के लोगों की हिकारत भरी मुद्राएं, कुतूहल से तमाशा देखते काना फूसियां करते, मजाक उड़ाते उसकी ही जाति के लोग लुगाई। धापुड़ी, जाके कह दे उस जोगी को भाग जाए यहाँ से। किसी को अंदाज भी पड़ गया तो हर जाने की बात तो है ही, कूट भी डालेंगे उसे मेरे सासरे वाले। फैसला जो होना हो। वो लगातार यही कहेगी कि बच्चा राम किशन का ही है और किसी का हो ही नहीं सकता। सुगना की आंख फिर एक छेद से होकर जोगी पर जा टिकी। वो ढीठ तो धापू के साथ इधर ही आ रहा था और राम किशन आशंकित हो लगातार उस जोगी को घूरे जा रहा है। माजरा समझ रहा है क्या? यहाँ से चला जा जोगीड़ा। उसने जोगी के भारी पैरों की आहट सुनते ही झोपड़ी के अंदर से ही खड़े होने की कोशिश में देह के बोझ तले डूबते हुए कहा, तू बैठ जा, भी थक जाएगी। पंच मशवरा कर रहे हैं कि अग्नि परीक्षा कैसे लें। जोगी, तू बाहर ही रुक। धापू ने उसके साथ भीतर आते जोगी को हाथ से ठेल दिया। सुगना सुन, मैं हरजाने के 4,000 लाया हूँ। 2,000 में छीनी थी ना तू मुझसे उसने। मैं दुगुना हरजाना भरूंगा। उसे बोल, छाती ठोक के कह दे कि बच्चा तेरा मेरा है। कोई ज़रूरत नहीं गरम तेल में हाथ डालने की या गरम ईंट पकड़ने की। ये पंच अपना फ़ायदा देखते हैं ऐसी चीज़ों में। औरत का चरित्र खराब निकले तो भी पंचों की चांदी, न निकले तो भी उसकी चांदी। दोनों तरफ का पैसा उनको तो मिलता ही है। वो दरवाजे पर मुंह रखकर फुसफुसाया। सुगना का मुंह कसैला हो गया। वो कुछ नहीं बोली, पर जोगी, वो तो तन मन धन का जोखिम उठाकर उसे लेने आया है। न सही धर्म पर उसका राग बंधा था सुगना से। वह फिर तड़फड़ाया। बाहर फटफटी खड़ी है रोड पे, चुपचाप बाहर आ जा। झोपड़ी के पीछे लंबी घास है, छिप कर पहुँच रोड पे। सुगना, ए सुगनी, क्या कहती है? क्या कहेगी पंचों से? हाँ जा जा, जाके तू अपना काम देख। मुझे जो कहना होगा कह दूंगी। अच्छा तो ये है कि राम किशन और उसके घर वाले तुझे पहचाड़े, उससे पहले ही चला जा। मैं नहीं डरता उस लंगड़े और उसके घर वालों से, अब भी कह रहा हूँ। जोगी तू जा, देख पंच तैयार खड़े हैं फैसले के लिए। सुगनी, मत पकड़ना रे गरम ईंट, फफोले तो पड़ेंगे ही, चाहे तू सही हो कि गलत। चीखते जोगी को धापू ने दूर तक ठेल दिया। इतनी बड़ी बातें बता रहा है, अब तक कहाँ था रे तू? अरे गाइड हूँ, आज यहाँ तो कल टूरिस्ट जहाँ ले जावे उसके साथ। तभी बंसी भागता हुआ आया। बाई, तू हमारे साथ चल ना, नंदू तो खाना नहीं खाता,
तेरे बिना रोता रहता है। एक माँ भगवान ने छीनी, अब ये दूसरी ये रान दादी, इसी की करतूत है। बापू तो तुझे चाहता है बाई, रात को रोता था दादी के आगे। सुगना ने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। बाई देख न इधर, ये बापू ने भेजा है, तेल है ये, कब्रों पर उगने वाले ग्वार पाठे और रेत की छिपकली का तेल। मल ले हाथ पे, हाथ नहीं जलेगा, न फफोले होंगे। परसों 4 घंटे साइकिल चलाकर सीमा पार के नज़दीक डटे हुए गाड़ियां लोहारों से लाया है बापू। लंबी सीसी के मुंह में ठुसा कपड़ा खोल के ढेर सारा भूरा बदबूदार तेल सुगना की दोनों हथेलियों पर मरने लगा। 12 बरस का किशोर बंसी, आंधी में अपनी भेड़े टेरता वो चरवाहा याद आ गया। यही कातरता थी स्वर में। सुगना की आंख भर आई। पंचों ने आवाज लगाई। गर्भ भार से क्लांत पीले चेहरे वाली सुगना को देख रामकिशन सिसक उठा। सास उसे लानत भेजती रही। पंचों ने सुगना को गर्म ईंट पकड़ाने से पहले दरियाफ्त किया। सुगना बाई, कठपुतली वाले रामकिशन के घरवालों का कहना है कि ये बच्चा उसका नहीं है। तुम क्या कहती हो? ये बच्चा बंसी का ही भाई या बहन है। मुझे बंसी के बापू के साथ ही रहना है, और आप ही कहो। क्या कहूँ? सुगना ने दम बटोर कर कहा। रामकिशन ने गहरी सांस ली। जोगी ने सर को झटक दिया और बड़बड़ाता हुआ बड़े बड़े ढक भरता हुआ पीछे को चला गया, जहाँ उसकी काली राजदूत फटफटी खड़ी थी सुगना को ले जाने के लिए। कहो कि मैंने जो कहा वो सच है, मुझे मंजूर है अग्नि परीक्षा। सुगना बाई, ये अग्नि परीक्षा औरत की मर्जी से ही ली जाती है। एक पंच बोला। बाई, अब नहीं करनी अग्नि परीक्षा। मैं मानता हूँ ये बच्चा मेरा ही होगा। रामकिशन बीच में आ खड़ा हुआ। चुप कर रे रामकिशना, ऑपरेशन के बाद कोई बच्चा होता है? अग्नि परीक्षा तो होने दे। हाथ पे फफोले पड़े तो इसके मायके वाले या इसके प्रेमी या तो इसे ले जाएं या 4000 जुर्माना दें। सास ने रामकिशन को यूं धकियाया कि वो गिरते गिरते बचा। तो मंजूर है सुगना बाई। सुगना ने उत्तर में तेल मले हाथ आगे कर दिए। एक पंच ने पान का एक एक पत्ता उन नाजुक हथेलियों पर रखा और उन पर लाल गरम ईंटें रख दी। 1 2 3 पूरे 7 मिनट। 8वें मिनट पर ईंट जमीन पर फेंक कर सुगना नीचे बैठकर उल्टियां करने लगी। पान का पत्ता जलकर काला हो गया था। 5 मिनट पानी में डुबोकर हथेलियां ऊपर उठा दी उसने। फफोले नहीं पड़े थे, पर हथेलियां ताजी रची मेहंदी की तरह लाल सुर्ख थी। रेत का गुबार उड़ाती भीड़ शोर के साथ लौटने लगी। पंच फटकार रहे थे सास को। बाई बाई करके नंदू और बंसी आकर उसकी पीठ से चिपक गए। धीरे धीरे हचक कर चलता हुआ रामकिशन उसकी ओर बढ़ रहा था। रोड पर रफ्तार से जाती फटफटी की आवाज़ सुगना के कानों में देर तक गूंजती रही। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।